कोरोना का जोर कमजोर। पाक तालिबान ताल्लुकात बिगड़ने का खदशा। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ब्रिटेन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब बस और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अंचोली से है। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को कोटरी लूनीकोट तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुतासरा मुसाफिर बस कराची से खैरपुर जा रही थी। आपको आगाह कर रहे हैं, सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब बस और ट्रालर में खौफनाक तसादुम हुआ है और इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो अफराद जख्मी हुए हैं उनका ताल्लुक अंचोली कराची से है। रेस्क्यू हुक्काम का ये बताना है कि जख्मियों को कोटरी लूनीकोट तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुतासरा मुसाफिर बस कराची से खैरपुर जा रही थी जब यह वाक़या पेश आया है और इस वाक़े के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आपको बताएं तो ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और ये बताया जा रहा है कि कोटरी लूनीकोट तालुका अस्पताल ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया है। आपको ये बताएं कि मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ के जर्मनी पहुंचने पर तबीयत ख़राब हो गई। तवील हवाई सफ़र में थकावट के बाइस अदाकार को न्यूरॉनबर्ग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जर्मनी ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उमर शरीफ की अहलिया जनी गज़ल को 15 दिन का वीज़ा जारी कर दिया। उमर शरीफ का जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में इलाज किया जाएगा। मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ की जर्मनी पहुंचने पर तबीयत खराब हो गई। वो 7.5 घंटे सफर के बाद जर्मनी पहुंचे थे। डॉक्टर्स के मुताबिक तवील हवाई सफर में थकावट और बुखार के बायस उमर शरीफ को न्यूरनबर्ग के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल चेकअप और ताज़ा टेस्ट किए गए। तमाम इंतजाम एयर एम्बुलेंस कंपनी कर रही है। एयर एम्बुलेंस उमर शरीफ को लेकर जर्मनी से आइसलैंड के लिए रवाना होगी। एविएशन जराये के मुताबिक कराची से रवानगी के बाद एयर एम्बुलेंस ने 7.25 घंटे की मुसलसल प्रवास के बाद पहला स्टॉप लिया। एयर एम्बुलेंस को न्यूरनबर्ग में रिफ्यूल किया जा रहा है और तैयारे के इंजन को अगली प्रवास के लिए आराम दिया जा रहा है। जर्मनी ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उमर शरीफ की अहलिया को 15 दिन का वीजा जारी कर दिया। जरीन गजल ने शुक्रिया भी अदा किया। और अभी आपको अहम खबर दें कि पीसीबी के सीईओ वसीम खान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कुछ दिनों कबल ये खबरें आ रही थी कि उनके और रमीज़ राजा के दरमियान इख्तिलाफात हैं और अब ये तस्दीक हो रही है कि सीईओ पीसीबी वसीम खान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वो काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। सीईओ पीसीबी वसीम खान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं एजाज वसीम से। एजाज बताइएगा। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज राजा के आने के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि वसीम खान को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबा और वकार यूनिस की तरह उनको नहीं हटाया, वसीम खान को इस्तीफे पर मजबूर किया। हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि पीसीबी के नए सरबराह रमीज राजा ने वसीम खान के जो इख्तियारात थे उनको महदूद कर दिया था, क्योंकि वसीम खान की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो ख़त्म होने जा रही थी, जून था। तो पीसीबी ने उनको महदूद इख्तियारात के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रखा था कि उनमें महदूद इख्तियारात होंगे कि वो कहाँ क्या कर सकते हैं और क्या बड़े फैसले कर सकते हैं, जिस पर वसीम खान ने ओहदा छोड़ दिया है। 3 साल के लिए वो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे और आज उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है। उन्होंने बुनियादी तौर पर जो इस्तीफा है वो पीसीबी के गुज़श्ता गवर्निंग बॉडी इजलास में दिया था जो और कल भी पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी रमीज राजा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। आज जो है इस्तीफे की तस्दीक हुई है। बुनियादी तौर पर इमरान खान जो टीम लेकर आए थे एहसान मानी की शक्ल में, जो 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में थी तो पीसीबी में भी नए लोग आए थे नजम सेठी की रजीम जाने के बाद। अब वो 3 साल जब एहसान मानी के पूरे उनको भी तोसी नहीं मिली, रमीज राजा आ गए और अब वसीम खान के भी 3 साल पूरे होने जा रहे थे, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई इंतजामिया ने महदूद इख्तियारात का नया एक फार्मूला ऑफर किया था, जिस पर वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया है। ये उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि वकार यूनिस और मिसबाउल हक को भी पीसीबी ने मजबूर कर दिया था कि वो अपना ओहदा छोड़ के चले गए, उनके भी पर काट दिए थे, महदूद कर दिया था। यही वसीम खान के साथ हुआ है और बुनियादी तौर पर लगता है
यही है कि रमीज राजा एक नया सेटअप जो अपने माइंड में वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और आप आगे जाके देखते हैं कि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम रह गए हैं, उनका क्या बनता है। आप ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा एजाज। इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कमेंट करेंगे इस खबर पे आप? वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए वरीशा, जब 13 सितंबर को रमीज राजा ने पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था तो उस वक्त ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि आहिस्ता आहिस्ता कई विकेट्स गिरना शुरू हो जाएंगी पीसीबी में, और ये पहली विकेट गिरी है और अभी तो बहुत सारे लोगों की बारी आना है। वसीम खान मेरे ख्याल में एहसान मानी उन्हें लेकर आए थे दिसंबर 2018 में, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए। उस वक्त वो आए थे एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बोर्ड। फिर फरवरी 2019 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अगले साल फरवरी में खत्म होने वाला था। बीच में उन्होंने खबरें चलवा दी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनके मुआहदे में 2 साल की तोसी कर दी है, जिसकी बाद में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तरदीद की। तो इसका मतलब ये हुआ कि वसीम खान रमीज राजा के साथ चल नहीं सकते थे, क्योंकि रमीज राजा एक पावरफुल चेयरमैन की हैसियत से सामने आए हैं। और वसीम खान जब पाकिस्तान क्रिकेट में आए थे, एहसान मानी लाए थे, लोग तवक्को कर रहे थे कि वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया और सिर्फ गैर मुल्की टीमें लेते हैं। हालांकि ये गैर मुल्की टीमें जो थी ये नजम सेठी साहब के दौर में आना शुरू हुई थी, जब वेस्ट इंडीज आई, वर्ल्ड 11 आई और पीएसएल के फाइनल, पीएसएल के मैचेस हुए। तो वसीम खान को और फिर इनको पर जो सबसे बड़ी चीज थी वरीशा, कि इन्होंने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी टीम को सिर्फ और सिर्फ वेल्स क्रिकेट बोर्ड से अपने ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए कोविड सिचुएशन में जबरदस्ती पाकिस्तानी टीम वहां गई इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को खुश करने के लिए, और हम लोग वहां 3 स्टार होटल में ठहरे, शदीद टेंशन में थे। और इस साल भी हमारी टीम गई और उसका रिवॉर्ड क्या मिला कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। जी इकबाल बेग साहब, ये तमाम तर चीजें जो है ये वर्ल्ड कप से कबल ही क्यों हो रही हैं? हमने देखा कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा आ गए, कोचेस हटा दिए गए, फिर उसके बाद अब सीईओ पीसीबी वो मुस्ताफी हो गए। इसका असर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी पड़ सकता है। देखिए रजी, खिलाड़ियों की तो कारकर्दगी वैसी खराब है। जो टीम सेलेक्ट हुई है आज उसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उसमें तब्दीलियां हो, तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी तो पहले ही से खराब थी। इंग्लैंड में आप परफॉर्मेंस देख ले टीम की, और फिर वेस्ट इंडीज में एक मैच जीते, उसका कोई खास असर नहीं। लेकिन असल चीज जो है वो रमीज राजा का तकर्रुर है चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से। उनके आने के बाद वो एक, मैंने कहा ना, पावरफुल चेयरमैन है। 59 साल उनकी उम्र है, 70 बरस के थे एहसान मानी, जो इतना ज्यादा इम्कान एहसान मानी के दौर में एग्जीक्यूटिव की हैसियत से सामने आए थे। लेकिन फिर उसके बाद रमीज के आने के बाद, क्योंकि रमीज ने सारे मामला अपने हाथ में ले लिए। आप देखें न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख हुआ, रमीज राजा ने वीडियो पैगाम दिए, फिर एक दफा वसीम खान को सहाफियों के आगे कर दिया गया कि आप जवाब दें। तो मैं समझता हूँ वसीम खान ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था और अब उनका जाना ठहर ही गया था। वो अपनी दरअसल पब्लिक रिलेशन कर रहे थे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि लेस्टर शायर से आए थे, वो इंग्लिश काउंटी, वहां पर वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। तो मुझे लग रहा है कि वापस इंग्लैंड में किसी काउंटी में या ईसीबी में ये कहीं। ठीक है इकबाल बेग साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि आप टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कुछ खिलाड़ियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अब ये जो पीसीबी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में हम मुस्बत तब्दीलियाँ होती हुई देखेंगे? बिल्कुल वरीशा, तवक्को तो यही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि रमीज राजा से तवक्कुआत वाबस्ता है। अभी तो वो हीरो है, अगर काम नहीं करेंगे तो वो जीरो हो जाएंगे। तो उन्हें कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे, उन्हें डिसीजन लेना पड़ेंगे। अब मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम की बारी है जो चीफ सेलेक्टर है, क्योंकि वो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है। और कल भी उन्होंने इजलास किया बाबर आजम को बुलाकर, खिलाड़ियों को एक बेख्तियार चीफ सेलेक्टर के जो जिनकी डोरे पीछे से कोई और हिला रहा था और ना उनका कोई इतना लेवल था कि वो चीफ सेलेक्टर बन जाता। तो मोहम्मद वसीम समझ में आते थे। 18 टेस्ट 25 वनडे खेले वो पाकिस्तान की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखिएगा वरीशा के अभी बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। अभी डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हाफिज की बारी है। इकबाल बेग साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब जो कि पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो क्या ये तमाम तर तब्दीलियां जो है उनके ईमा पर की जा रही हैं?
देखिए रजी, जब वजीर आजम इमरान खान ने रमीज राजा को बुलाया तो उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया कि वो चेयरमैन होंगे, बाइख्तियार चेयरमैन होंगे, वो जो चाहे तब्दीलियां करें। और आपने रमीज राजा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 सितंबर को देखी होगी कितने, और पहली दिन उन्होंने आते ही खिलाड़ियों का जो है वो मुआवजा बढ़ाने की बात की और पहले दिन गैर मुल्की कोचेस के तकर्रुर का ऐलान किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें उनको पीसीबी के पैटर्न इन चीफ की तरफ से सरपरस्ती हासिल है, उनकी वजह से उनकी ईमा पर ये कर रहे हैं और उन्होंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ है। ठीक है एजाज, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी जो रजी ने इकबाल साहब से किया कि ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस में लेके की जा रही हैं, वज़ीर आज़म खुद ये तब्दीलियाँ चाहते हैं। देखें, मिर्जा इकबाल साहब ने बड़ी कीमती बात की है कि वसीम खान जो काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल टीमों की वापसी के हवाले से, उनका ज्यादा इस बात पर फोकस था और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो बुरी तरह बर्बाद होके रह गई है। आप इसका अंदाजा यहाँ से लगाइए कि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने एक सीरीज खेली हरारे जाके, वहां पर पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन ऐसी थी कि 6 ओपनर के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरी। वहां और शर्जील खान को खिलाया गया, इसके अलावा हैदर अली को खिला दिया गया और साथ बाकी जो है वो रिजवान और बाबर थे। तो वो जो कॉम्बिनेशन था, जो मिडिल ऑर्डर का कॉम्बिनेशन था, हमने 1 महीने बाद वर्ल्ड कप खेलना है, अभी तक किसी पाकिस्तानी को, मिर्जा इकबाल साहब तकरीबन 2 दहाइयों से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, इनसे भी पूछ लीजिए कि मोहम्मद हफीज के आउट होने के बाद पाकिस्तान अगला कौन सा बैट्समैन वर्ल्ड कप में खिलाएगा, वो हम कोई भी पाकिस्तानी नहीं जानते हैं। हफीज वैसे भी डेंगू बुखार का शिकार हो गए हैं। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो पिछले 3 साल से जो बिगाड़े जो पीसीबी रमीज राजा हैं, वो चूंकि खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, उनकी भी नजर थी और वो चीजें अब प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच गई हैं कि कोई पाकिस्तानी, मैं खुद क्रिकेट कवर करता हूँ, मिर्जा इकबाल साहब कवर करते हैं, हमें नहीं पता कि रिजवान और बाबर के आउट होने के बाद अगर हफीज खेलते हैं तो हफीज के बाद बैट्समैन आएगा और हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। तो ये वो चीजें थी जो कि इमरान खान की भी नजर में थी, इसलिए इस सेटअप को घर भेजा गया है। इकबाल बेग साहब, जैसा कि वसीम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी जो है वो बुरा हाल हो गया, आपने भी यही कहा, तो कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो कि लाना होंगी डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए? देखिए रजी, एजाज वसीम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन है, अभी जो वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हुई है, हफीज को डेंगू हो गया, पहले हफीज को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो बाबर खान और हफीज के अलावा कौन है आपके पास बैट्समैन? आप मोइन खान के बेटे आजम खान को सिलेक्ट करते हैं जो फुल्ली फिट नहीं है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम का इंतखाब हुआ और पहला मैच आपका रिवायती हरीफ भारत से 24 अक्टूबर को। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात की वसीम, एजाज वसीम ने, क्रिकेट का डोमेस्टिक क्रिकेट का बिल्कुल किया पाचा होकर रह गया। 192 क्रिकेटर्स तक डोमेस्टिक क्रिकेट महदूद होकर रह गई। और फिर उसके अलावा वसीम खान ने अपने चंद मनपसंद सहाफियों के साथ जो यूट्यूबर्स थे उनको इंटरव्यू देते थे, वो दरअसल अपनी मुस्तकबिल की फिक्र किए हुए थे और अब उनका जाना ठहर ही गया था। पाकिस्तान के कल्चर से वो नावाकिफ थे, कभी पाकिस्तान में रहे नहीं वसीम खान, वो एकदम से पैराशूट के जरिए आ गए और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं समझा था। वो वॉरिकशायर से, इंग्लिश काउंटी से खेलते रहे और दीगर 1-2 काउंटी ससेक्स वगैरह से पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर का पता नहीं था, तो उनका जाना बिल्कुल ठहर गया था। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद में कि वसीम खान जाए और रमीज राजा चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां भी निभाए और चेयरमैन भी रहे। ठीक है इकबाल साहब, हम खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर बात करें तो अगर सरफराज की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं सरफराज का मुस्तकबिल आने वाले दिनों में क्या है? देखिए वरीशा, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से जो सिफारिशी खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया, आप बताएं, चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको सेकंड विकेट कीपर की हैसियत से लिया गया वर्ल्ड कप के लिए। आजम खान ने पीएसएल के 3 एडिशंस खेले और तीनों एडिशंस में उन्होंने कभी विकेट कीपिंग नहीं की। अब उनको कीपिंग कराई जा रही है, उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ सरफराज अहमद का मौजूदा सिनारियों में वापसी का अब नजर आता है, क्योंकि रमीज राजा कहते हैं यंग लेग्स, तो सरफराज हालांकि इस वक्त वो बड़े पाकिस्तान के लिए अहम है। सरफराज अहमद हुए, शोएब मलिक हुए, वहाब रियाज हुए, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं।
इनकी मौजूदगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक नई कुव्वत बख्शेगी वर्ल्ड कप के लिए। वहाँ हमें तजुर्बे की जरूरत है, जिस पर एजाज कह रहे थे कि आप बताएं ना। ठीक है, पीसीबी के सीईओ वसीम खान मुस्ताफी हो गए हैं और इसके साथ साथ पीसीबी में मजीद क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, इस बारे में बात कर रहे थे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा इकबाल बेग और साथ साथ हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि समंदरी तूफान गुलाब के असरात से मुसलसल 2 रोज़ से खबरदार किया जा रहा है, लेकिन बादल कब बरसेंगे ये अब तक एक सवाल है जो कि हल तलब है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी की थी, लेकिन चंद ही इलाकों में बूंदें बरसी। अब आज एक बार फिर कराची में बारिशों की पेशगोई की जा रही है, इसी बारे में बात कर लेते हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब बताइएगा, कराची में बारिशों की पेशगोई की जा रही है, महकमा मौसमियात क्या पेशगोई कर रहा है इस हवाले से, कितनी बारिशें होंगी? खुसूसी तौर पर यह कहा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो फोरकास्ट 28 से लेके 2 तारीख तक की गई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 28 को भी होगी अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी और 29 को भी। ये ज़रा क्लियर होना चाहिए कि ये 4 से 5 दिन का स्पेल है, तो इसमें जो अगले 3 दिन हैं, ख़ासकर कल के बाद 30 सितंबर, फिर 1 और 2 यानी जुमेरात, जुमा और हफ्ता, इन तीनों दिनों में ज़्यादा तेज़ बारिश है। आज भी कोई शाम में बिल्डअप होगा, कोई इतनी ज़्यादा नहीं, हल्की, कहीं हल्की और कहीं दरमियानी हो सकती है, कहीं आइसोलेटेड सी थंडर शंडर हो सकता है, लेकिन कल से है असल स्पेल। और बाकी सिंध में तो खैर पिछले दिनों से भी हो रही है। छोर एक स्टेशन है थरपारकर में, जहाँ 100 मिलीमीटर बारिश कल रिकॉर्ड की गई थी। तो ये ओवरऑल एक फोरकास्ट होती है पूरे उसकी। तो कराची में भी ख़तरा है जी, और पूरे बलूचिस्तान की पट्टी के साथ साथ भी ख़तरा है, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया कल सुबह किसी वक्त हमारे जो समुद्री हदूद है उसमें दाखिल होगा गुजरात से ऊपर आकर, तो फिर इसके मज़ीद शिद्दत पकड़ने के इम्कानात पूरे हैं, तो उसके नतीजे में फिर तेज़ बारिश मुतवक्की है। सरफराज साहब ये बताएगा कि इस बार मानसून जो सिस्टम है वो खासा तवील हो गया है, तो ये क्या इस स्पेल के बाद ख़त्म हो जाएगा? सिंध की हद तक तो वैसे आखिरी स्पेल लग रहा है। देखें 30 सितंबर तक तो वैसे मानसून मतलब क्लाइमेटिकली कहें या एकेडमिकली कहें तो 30 सितंबर तक रहता है मानसून, लेकिन ये कि बारिशें सितंबर के महीने की कंट्रीब्यूशन जो है बाकी महीनों की निस्बत कम हुआ करती है, लेकिन इस दफ़ा सितंबर की बारिश एक्सीड कर रही है एवरेज से और काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये स्पेल यहाँ 2 या 3 तक हो सकता है, 3 की सुबह या दोपहर तक करे, प्रिवेल करे सिंध में के बेशतर शहरों में, इसी तरह बलूचिस्तान में ख़ासकर। ये कराची से लेके उधर ठीक गवादर और जीवानी जो आखिरी स्टेशन है वहाँ तक बारिश होगी, अच्छी बात, तेज़ बारिश का ओवरऑल खासा इम्कान है। बहुत शुक्रिया सरदार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।